अरे रोहन, तुम्हें कोई काम धंधा है कि नहीं? खाली दिन भर सोता रहता है। कुछ नहीं तो अपनी पढ़ाई ही कर लिया करो। आखिर कब तक हम घर का काम करते रहेंगे? मैं भी तो अब बूढ़ा होता जा रहा हूँ। मेरे बाद तुम्हें ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, लेकिन तू है कि समझता ही नहीं है। रोहन अपने पिताजी की बातों को अनसुना करते हुए घर से बाहर चला जाता है और बुदबुदाते हुए कहता है, पिताजी को कोई काम धंधा है कि नहीं? चले आते हैं सुबह सुबह ज्ञान देने। रोज रोज के ये ताने सुनकर मैं पक चुका हूँ। दरअसल रोहन के पिताजी गांव के मालिक अर्जुन के यहाँ मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और उसकी माँ अंजलि दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर घर चलाने में हाथ बटाती थी, जिससे उस परिवार का गुजारा चलता था। रोहन के पिता रोहन से बहुत परेशान थे, क्योंकि रोहन अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था और घर के काम में हाथ भी नहीं बटाता था। क्या हुआ रोहन? सुबह सुबह बुदबुदाते कहाँ जा रहे हो? अरे क्या बताओ भाई, वही सुबह सुबह मेरे पिताजी का ज्ञान। पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ काम धंधा करता नहीं है। रोज रोज का यही काम है उनका, मुझे ताने देते रहते हैं। अरे यार छोड़ो ये सब बातें, चलो चलते हैं, विक्रम और अमन हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इस तरह चारों एक जगह बैठकर जुआ खेलना और गप्पे लड़ाना शुरू कर देते हैं। एक दिन मालिक अर्जुन अपने खेतों को देखने के लिए जाते हैं। और सुरेश, कैसा काम चल रहा है? हाँ मालिक, काम तो ठीक ही चल रहा है। इस बार की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। सुरेश, तुम्हारा बेटा आजकल क्या कर रहा है? सुना है कि तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो गया है। हाँ मालिक, बड़ा तो हो गया है, लेकिन घर का कोई काम धंधा नहीं करता है और न ही अपनी पढ़ाई ठीक से करता है। मैं तो उससे बहुत परेशान हूँ। पता नहीं इस लड़के का क्या होगा। तुम चिंता किस बात की करते हो? अगर कल से यही मेरे पास काम पर ले आओगे उसे भी, तो कुछ काम दे दूंगा, जिससे कि तुम लोगों का काम करना भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है मालिक, मैं बात करके आपको बताता हूँ। मालिक के जाने के बाद रोहन के पिताजी मन ही मन सोचते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की भी जिंदगी मेरे जैसे ही मजदूरी करते करते पार हो, लेकिन मैं इसको कैसे समझाऊं? यह लड़का तो मेरी एक भी बात मानता ही नहीं है। हे ऊपर वाले, अब तू ही मेरे इस बच्चे को बुद्धि दो, ताकि वो मेहनत करके कोई बड़ा अफसर बन जाए। इतना बोलकर सुरेश अपने घर की तरफ आने लगते हैं। फिर उसकी बीवी अंजलि उसे परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं, आज काम पर मालिक जी आए थे और मालिक ने कहा कि रोहन को भी खेती बाड़ी का काम करने के लिए ले आया करो। ये बात सुनकर मुझे बहुत ही बुरा लगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी तरह रोहन की जिंदगी भी मजदूरी करते करते गुजरे। तुम क्या कहती हो इस बारे में? जी, आप तो रोहन का भला ही सोच रहे हैं, लेकिन क्या करें, यह लड़का हम लोगों का सुनता ही नहीं है। मैं तो चाहती हूँ रोहन पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए, लेकिन इस नालायक को कब अक्ल आएगी पता नहीं। इसकी चिंता मुझे खाए जा रही है। आप कुछ खा लीजिए, नहीं तो चिंता करते करते तबीयत खराब कर लीजिएगा। फिर अफसर तो छोड़ो, हमारा घर भी चलना मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ बैठा था। क्या हुआ रोहन, आज तुम चुपचाप बैठे हुए हो? आज तुम एक भी पैसा नहीं लगा रहे हो, क्या हुआ? कुछ पैसा वैसा है कि नहीं? अरे कुछ नहीं, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मुझे आज नहीं खेलना। अरे रोहन, तुम हमसे क्या झूठ बोलते हो? मैं तो तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे है कि नहीं। तुम्हारे पिताजी तुमको इतना पैसा नहीं देते हैं जितना कि हमारे पिताजी हम लोगों को देते हैं। यह सुनकर रोहन गुस्से से अपने घर की ओर निकल जाता है। तुम घर आ गए बेटा, इतनी देर से क्या कर रहे थे? कुछ नहीं माँ, बस दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अरे बेटा, दोस्तों के साथ बैठने से अच्छा है कि तुम घर में पढ़ाई कर लो। कम से कम तुम्हारे पिताजी को चिंता तो कुछ कम होगी। क्या माँ, अब तुम भी पिताजी की तरह ज्ञान देना शुरू कर दी? मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। देख बेटा,
तेरे पिताजी तेरे भले के लिए ही बोलते हैं, पर तुम सुनते ही नहीं हो। लेकिन रोहन अपने कमरे में चला जाता है और ये सोचने लगता है, पत्ते खेलने के लिए पिताजी से पैसे कैसे निकालूं? क्या करूं? कैसे पिताजी से पैसे मांगूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो तरकीब लगाना पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे मेरा काम नहीं होने वाला। हाँ, एक रास्ता है। क्यों न मैं पढ़ाई का कुछ बहाना करूं, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं आज ही बाजार जाकर किताबें ले आऊं। हाँ, ऐसा कहूँगा तो शायद मेरा काम बन सकता है। माँ, मुझे किताब खरीदने हैं, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप पिताजी से कहिएगा कि मुझे कुछ पैसे दे दे। मैं खुद ही बाजार से किताब खरीद लाऊंगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके पैसे देती हूँ। तभी वहाँ सुरेश आ जाता है। अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपको एक बात बतानी है। बोलो, क्या बात है? वो रोहन को कुछ पैसे चाहिए नई किताबें लेने के लिए। तुमने दिए कि नहीं रोहन को पैसे? नहीं, मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? इतना सोचने की क्या बात है? वो पढ़ाई के लिए ही पैसे तो मांग रहा है, दे दो उसे। बहुत अच्छी बात है। अब रोहन को अपनी गलती समझ में आ रही है। तुम उसे 100 रुपये दे दो। ठीक है रोहन, ये लो पैसे और ध्यान लगाकर अपनी पढ़ाई करना। ठीक है बेटा? जैसे ही रोहन को पैसे मिलते हैं, वो मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने 3 दोस्तों के पास चला जाता है और वहां उन पैसों से पत्ते खेलना शुरू कर देता है। हर रोज की तरह रोहन के पिताजी अपने मालिक अर्जुन के खेत में काम कर रहे थे। तभी उनके मालिक अपने खेतों को देखने के लिए आते हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि अपने बेटे को भी कल से काम पर ले आना, पर क्या हुआ? मालिक, मैं उसे नहीं लाया क्योंकि रोहन अभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह वो भी अपनी जिंदगी गुजारे। अच्छा, देखता हूँ तुम्हारा बेटा पढ़ लिख कर क्या कर लेता है। आखिर उसे आना तो मेरे पास ही होगा ना। मालिक के वहां से निकलने के बाद रोहन के पिताजी काम करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद रोहन के पिताजी अचानक से जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। तभी सामने खेतों में काम कर रहे मजदूर उनके पास आते हैं और झटपट उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। लगता है तुम काफी दिन से बीमार हो और बहुत दिन से अपना इलाज भी नहीं करवाए हो। काफी कमजोर हो चुके हो। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता। क्यों, क्या बात है? मुझे क्या हुआ है? देखो सुरेश, तुम्हें बहुत ही बड़ी बीमारी है। अगर तुमने इस बीमारी का इलाज समय रहते नहीं किया तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं तो यही तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अपना इलाज जल्द से जल्द करवा लो, नहीं तो आगे कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर की बात सुनकर रोहन के पिताजी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। क्या हुआ सुरेश, तुम किस सोच में पड़ गए हो? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस ऐसे ही। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये सोचते हुए रोहन के पिताजी अपने घर की ओर चले जाते हैं। पिताजी, मुझे कुछ और पैसे चाहिए। मेरे कॉलेज में पढ़ाई के लिए और पैसे लग रहे हैं। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है रोहन, लेकिन कोई बात नहीं, मैं शाम तक तुम्हें पैसे दे दूंगा। इतना सुनकर रोहन अपने दोस्तों के पास आवारागर्दी करने चला जाता है। रोहन के पिताजी अपने मालिक अर्जुन के यहाँ जाते हैं और अपने मालिक से कहते हैं, मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए। आपका काम करके सारे पैसे चुका दूंगा, लेकिन अभी मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है और जितने भी पैसे थे मैंने सब काम पर लगा दिए और इसलिए अभी तो मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता। ऐसा मत बोलिए मालिक, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगा? हाँ, अरे मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं है। होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर कर देता। यह सुनकर सुरेश अपने घर की ओर चले जाते हैं और अपनी पत्नी अंजलि की ओर देखते हैं और उनसे कहता है, रोहन की माँ, मैं अपने मालिक के पास गया, लेकिन मालिक ने पैसे देने के लिए मना कर दिया
और मैंने रोहन से कहा कि शाम तक तुम्हें पैसे दे दूंगा। ये तो बहुत ही मुश्किल बात हो गई। अब आप क्या कीजिएगा? रोहन को कहाँ से पैसे लाकर दीजिएगा? अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं, यह तुम्हारे गले का सोने का जो हार है, इसे बेचकर जो पैसे आएंगे रोहन की पढ़ाई के लिए दे देंगे। तुम क्या चाहती हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे गले के हार से अगर कुछ पैसा आ जाता है यह तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए, आप इसे बेचकर पैसे ले आइए और रोहन को दे दीजिएगा। फिर रोहन के पिताजी वह हार लेकर बाजार की ओर चल पड़ता है और वो हार सोनार को बेच देते हैं। फिर सोने का हार बेचकर पैसे ले आते हैं और रोहन को दे देते हैं। फिर कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। लेकिन रोहन को ये सब बातें समझ नहीं आ रही थीं। वो तो पत्ते खेलने पर ध्यान लगाए हुए था और वह पिताजी से पैसे लेकर फिर से पत्ते खेलने चला जाता है और अपने तीनों दोस्तों के साथ पत्ते खेलने लगता है। रोहन के पिताजी रास्ते से ही कहीं गुजर रहे थे। तभी एक गांव वाले व्यक्ति ने रोहन के पिता से कहा, शिव शिव, अरे सुरेश भाई, आप इधर किधर जा रहे हो? बस अपने काम पर जा रहा हूँ। घर में सब कुछ ठीक है ना? और बताइए, आपका बेटा कैसा है? हाँ सब कुछ ठीक है, बस मैं अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर ले और मेरी तरह मजदूरी करके अपनी जिंदगी ना बिताए। आपके मेहनत का पैसा आपका बेटा जुए में लगा रहा है। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है मेरी बातों पर तो जाइए, गांव के चौराहे पे रोहन और उसके कुछ दोस्त जुआ खेल रहे हैं। आप अपनी आंखों से देख लीजिए। गांव वाले की बात सुनकर सुरेश चौराहे की ओर जाकर देखते हैं कि उनका बेटा सच में जुआ खेल रहा है। यह देखकर उन्हें बहुत ही अफसोस होने लगता है और अपने घर जाकर अपनी पत्नी अंजलि से कहते हैं, हमने जो पैसे रोहन को पढ़ाई के लिए दिए थे वह पैसे ले जाकर रोहन जुए में लगाता है और यह मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। हे जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा जुआ कभी नहीं खेल सकता। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। अरे पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि रोहन ये सब नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। ये बात करते करते रोहन के पिताजी जोर जोर से खांसने लगते हैं। ये आपको क्या हो गया जी? आप इतना खांस क्यों रहे हैं? आप बताएंगे क्या हुआ आपको? मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई। सोचा था अभी नहीं कहूँगा, लेकिन बता देता हूँ। जिंदगी का क्या भरोसा कि कब क्या हो जाए। मैं बहुत ही बड़ी बीमारी का शिकार हूँ। मैंने सोचा था रोहन कुछ पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाएगा, तब मैं अपना इलाज कराऊंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ बन पाएगा और न ही हमारे पास इतना पैसा कभी आएगा जो कि मैं अपनी इलाज के लिए खर्च कर सकूं। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा आपको। आपको भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो बस अब आराम करो। और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और रोहन के पिताजी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और अचानक से एक रात को रोहन के पिताजी गुजर जाते हैं। तभी रोहन की माँ बिलख बिलख कर रोने लगती हैं और रोहन की ओर देखकर कहने लगती हैं, क्या हो गया ये? हमने कितना सपना देखा था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर कुछ बड़ा अफसर बनेगा। वो बीमार थे लेकिन फिर भी अपनी चिंता न करके तुम्हारे बारे में सोचा। लेकिन तुमने क्या किया? अपने पिताजी के सारे मेहनत का पैसा जुए में लगा दिया। इस बात का तुम्हें थोड़ा भी अफसोस नहीं? आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारे वजह से हुआ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और ऐसे ही सभी कोई दुखी मन से रोहन के पिताजी के अंतिम संस्कार करने के लिए ले गए। तब रोहन को अपनी गलती समझ में आई। ये मैंने क्या कर दिया? आज अगर मेरे पिताजी की बात सुनी होती तो ये नहीं होता। आज पिताजी जिंदा होते। ये सब सोचते सोचते रोहन रोने लगता है और अफसोस करने लगता है और इस तरह कुछ दिन पार हो जाते हैं। अब घर की जिम्मेदारी रोहन के कंधे पर आ जाती है और तभी रोहन मालिक अर्जुन के पास काम मांगने जाता है। मालिक, मुझे कुछ काम चाहिए। रोहन, तुम्हारे पिताजी को एक दिन कहा था तुम्हारा बेटा मेरे पास ही एक दिन काम करने के लिए आएगा, लेकिन तुम्हारे पिताजी
बहुत कह रहे थे मेरे बेटे को अफसर बनाऊंगा, आखिर मेरे पास काम करने आना ही पड़ा ना तुमको। तब मालिक जी की बातें सुनकर रोहन के मन में कांटों की तरह चुभने लगती हैं और मन ही मन में ये ठान लेता है कि अब तो मैं अफसर बनकर ही रहूंगा। ठीक है, आज से तुम काम पर लग जाओ और हाँ, पूरे मेहनत से काम करना। कई साल बीत गए। रोहन ने मालिक अर्जुन के खेतों में लगन से काम किया, लेकिन उसके मन में वह कांटा हमेशा चुभता रहा जो मालिक ने बोया था। उसकी माँ अंजलि ने भी उसे कभी पूरी तरह माफ नहीं किया, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में एक अजीब सी शांति आ गई थी। रोहन दिन रात एक कर देता था, खेतों में पसीना बहाता और शाम को आकर पुरानी किताबें पढ़ता। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया था, हालांकि अब उसके पास कोई कॉलेज नहीं था। वह जानता था कि यह असंभव सा लग रहा था, लेकिन अपने पिता की याद और मालिक के ताने उसे हर दिन प्रेरित करते थे। एक दिन जब रोहन अपने खेतों में काम कर रहा था तो एक चमकदार गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सूट बूट में सधा हुआ व्यक्ति निकला। वह सीधा मालिक अर्जुन के पास गया। रोहन दूर से ही सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद मालिक अर्जुन, जो हमेशा रौब में रहते थे, उस व्यक्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। रोहन को उत्सुकता हुई और वह पास गया। सर, यह हमारे गांव का सबसे मेहनती लड़का है रोहन। ये सुरेश का बेटा है ना? मुझे तुम्हारा नाम याद है। तुम्हारा नाम मोहन है? मैं डॉक्टर विवेक। तुम्हारे पिताजी ने अपनी बीमारी का इलाज कराने से पहले एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने अपनी कुछ जमीन बेचकर एक छोटे से ट्रस्ट में निवेश कर दिया था ताकि गांव के मेहनती बच्चों की अच्छे से शिक्षा मिल सके। उन्होंने मुझे इस ट्रस्ट का संरक्षण बनाया। क्या सुरेश ने? मुझे तो कभी नहीं बताया। जी अर्जुन जी, सुरेश जानता था कि आप उसकी मदद नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि उसका बेटा भटक गया है, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन वह सही रास्ते पर आ जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी रोहन को पढ़ाई के लिए मदद की जरूरत हो, मैं उसकी हर संभव मदद करूं। तुम्हारे पिताजी ने एक वसीयत भी बनवाई थी जिसमें साफ साफ लिखा था कि अगर तुम अपनी जिंदगी में कभी भी पढ़ाई को गंभीरता से लेते हो तो इस ट्रस्ट से तुम्हें पूरी मदद मिलेगी। मैंने कई सालों से तुम पर नजर रखी हुई थी। जिस लगन से तुम यहाँ काम कर रहे हो और चुपचाप रात को घर पर पढ़ाई करते हो, वह काबिले तारीफ है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए एक ऐसी रोशनी छोड़ी थी जिसकी तुम्हें उम्मीद न थी। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता, जिन्होंने जीवन भर उसके लिए संघर्ष किया, उन्होंने मरने के बाद भी उसके भविष्य के लिए इतनी बड़ी योजना बनाई थी। मालिक अर्जुन शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। तो रोहन, क्या तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहोगे? तुम्हारे पिता का सपना तुम्हें एक अफसर बनवाने का था। अब यह मौका तुम्हारे सामने है। रोहन ने अपनी माँ की तरफ देखा, जो दूर खड़ी यह सब सुन रही थी, और उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने डॉक्टर विवेक की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अपने पिताजी के सपने को जरूर पूरा करूंगा। मैं अब सबको दिखा दूंगा कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस तरह रोहन ने उस खेत में काम करना छोड़ दिया जहां उसके पिता ने अपना जीवन बिताया था। उसने ट्रस्ट की मदद से अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की, इस बार पूरी लगन और समर्पण के साथ। कुछ सालों बाद जब रोहन अपने गांव में एक प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनकर लौटा, तो गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया।